नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। और बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के साथ राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बड़ी बैठक है और 27 और 28 दिसंबर को होगा मंथन। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठक में शामिल होने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में शामिल होंगे और विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैठक 27 और 28 दिसंबर को मंथन होगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और कल से शुरू हुए 3 दिन के इस सम्मेलन का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर सतत बातचीत के माध्यम से केंद्र और राज्यों के बीच साझेदारी को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री के सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण पर आधारित ये सम्मेलन केंद्र और राज्य को एक मंच पर लाकर देश की मानव पूंजी क्षमता और समावेशिता को बढ़ाना है और भविष्य में विकास की गति तेज करने के लिए रोड मैप तैयार करना है। बता दें कि भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने की कवायद अब तेज हो रही है। भारत सरकार इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य को भी विकसित राज्य के तौर पर विकसित करने का रोडमैप बना रही है और इस संदर्भ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 और 28 दिसंबर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों के साथ दिल्ली में एक अहम बैठक करेंगे। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है देश की राजधानी दिल्ली से। बता दें कि दिल्ली में आज से 13 जिले, पहले 11 थे। शाहदरा को नॉर्थ ईस्ट में मिलाया गया और 13 साल बाद पहले हुआ था आखिरी बदलाव। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अब जो है दिल्ली में आज से 13 जिले होंगे, पहले 11 थे। शाहदरा को नॉर्थ ईस्ट में मिलाया गया है और 13 साल पहले हुआ था आखिरी बदलाव। और ऐसे में अब बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि पहले 11 जिले थे और अब दिल्ली में आज से 13 जिले हैं और शाहदरा को नॉर्थ ईस्ट में मिला दिया गया है और 13 साल बाद पहले हुआ था आखिरी बदलाव। दिल्ली में जिलों की संख्या 11 से बढ़ाकर अब 13 कर दी गई है। पुनर्गठन के तहत 3 नए जिले बनाए गए हैं। ऐसे में ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर नॉर्थ बनाए गए हैं, जबकि शाहदरा जिले को नॉर्थ ईस्ट में मिला दिया गया है। दिल्ली सरकार ने अपने बयान में कहा है कि ये बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और इससे प्रशासनिक कामकाज और नागरिक सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। नए जिले बनाने को लेकर नोटिफिकेशन गुरुवार को जारी किया गया था और जानकारी आज सामने आई है। 13 नए जिलों में साउथ ईस्ट, पुरानी दिल्ली, नॉर्थ नई दिल्ली, सेंट्रल और सेंट्रल नॉर्थ, साउथ वेस्ट, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, साउथ और वेस्ट शामिल है। दिल्ली में जिलों को लेकर बदलाव 13 साल बाद हुआ है और 2012 में आखिरी बार साउथ ईस्ट और शाहदरा जिला बना था और ये नए जिले एमसीडी को 12 जोन, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिलिंग और दिल्ली को बोर्ड के साथ पूरी तरह से मेल खाएगा। और इस बदलाव से एसडीएम कार्यालय की संख्या 33 से बढ़ गई है और हर जिले में मिनी सेक्रेटरियल बनाया जाएगा, जहां पर ज्यादातर सरकारी सेवाएं एक ही जगह मिलेगी। सीएम रेखा गुप्ता पहले ही इसकी घोषणा कर चुकी हैं और ऐसे में आज से दिल्ली में 13 जिले होंगे, पहले 11 थे और अब इसको बढ़ा दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि दिल्ली में आज से 13 जिले होंगे, पहले 11 थे और शाहदरा को नॉर्थ ईस्ट में मिलाया गया है। 13 साल पहले आखिरी बदलाव हुआ था और अब जाके एक बार फिर से बड़ा बदलाव हुआ है। 13 जिले बना दिए गए हैं, पहले 11 थे। ऐसे में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है कि इससे जनता को भी राहत मिलेगी, इसके साथ ही प्रशासन में कामकाज और नागरिक सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली में अब 13 जिले होंगे और ऐसे में दिल्ली सरकार का बयान सामने आया है। और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अव्वल मलिक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है और उनसे जानते हैं कि दिल्ली में बड़ा बदलाव हुआ है, किस तरीके से देखते हैं अव्वल मलिक जी? जी नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक अच्छा परिवर्तन है, एक बड़ा परिवर्तन है और उसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए इफेक्टिव गवर्नेंस की, तो निश्चित रूप से हम इसी पर जोर देते हैं कि इफेक्टिव गवर्नेंस किस प्रकार से हो, जनता की सेवा किस रूप में हो, गरीब की किस प्रकार से सेवा हो। तो ऐसे में ये जो बदलाव हुआ है, किस तरह से लोगों को इसका फायदा मिलेगा?
बिल्कुल, जहां तक विषय है एक तरीके से लोगों की समस्याओं के निदान का, ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से वो अपने अधिकारियों से मिल सके, अब उनकी समस्याओं का निदान हो सके, और उसके साथ साथ अफेक्टिव गवर्नेंस के ऊपर जो माननीय मोदी जी का जोर पूर्ण रूप से रहता है, और जनता के साथ हमारा डायरेक्ट जुड़ाव का एक जो विषय है उसमें निश्चित रूप से मदद मिलेगी। मैं समझता हूं उसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक विषय दिल्ली प्रदेश की जनता का, तो दिल्ली की जनता पूर्ण रूप से आज प्रसन्न है। रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व वाली मजबूत प्रचंड बहुमत की सरकार पूर्ण रूप से दिल्ली प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। हर मुद्दे पे जितनी समस्याएं थी उन्हें उनका समाधान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली प्रदेश में पूर्ण रूप से तत्पर है। अगर डिफरेंशिएट कर लिया जाए, एक तरीके से देखा जाए पिछली सरकार ने क्या किया और ये सरकार क्या कर रही है, तो स्पष्ट दिखाई पड़ता। हम डायरेक्ट जनता जुड़े लोग हैं। आज के दिल्ली प्रदेश के जितने भी अधिकारी हैं, जो भी अफसरान हैं। मलिक जी, कहा जा रहा है कि प्रशासनिक कामकाज और नागरिक सेवाओं को और बेहतर बनाया जा सकेगा, कैसे? जरा इस पे भी बिल्कुल हमारे बिल्कुल निश्चित रूप से नागरिक सेवा की जहां तक बात है, लोगों की सेवा की जहां तक बात है, उसे बेहतर बनाने के लिए, और इसीलिए मैंने कहा इफेक्टिव गवर्नेंस की जहां तक बात है, ग्राउंड जीरो तक किस प्रकार से हम पहुंचे, अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक किस प्रकार से पहुंच हो और उनकी समस्याओं का निदान किस रूप में हो, इसी आधार पर फैसला लिया गया और बड़ा फैसला है। और जहां तक विषय दिल्ली प्रदेश की जनता का, जो पूर्ण रूप से प्रसन्न है, और दिल्ली प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और दिल्ली प्रदेश का कायाकल्प करने का जो हमारा संकल्प है एक तरीके से बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया मलिक जी आपका। जी बहुत धन्यवाद। बता दें कि अब बड़ा बदलाव हुआ है। ऐसे में दिल्ली में 13 साल बाद, आखिरी 13 साल पहले ये बदलाव हुआ था और अब दिल्ली में आज से 13 जिले होंगे, पहले 11 थे। बड़ा बदलाव हुआ है, शाहदरा को नॉर्थ ईस्ट में मिलाया गया है। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है यूपी से। राम मंदिर के 2 साल का जश्न आज से शुरू होगा और 31 दिसंबर को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है और अयोध्या में आज से शुरू होगा अनुष्ठान। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, खबर यूपी से है, जहां पर राम मंदिर के 2 साल का जश्न आज से अब शुरू होगा और 31 दिसंबर को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है और अयोध्या में आज से शुरू होगा अनुष्ठान। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि पवित्र नगरी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रभु रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ 31 दिसंबर को भव्य रूप से मनाई जाएगी और इस अवसर पर देश विदेश से श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को लेकर मंदिर परिषद और पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ से जुड़े सभी धार्मिक अनुष्ठान आज से शुरू हो चुके हैं और मुख्य समारोह जो है वो 31 दिसंबर को होगा और ऐसे में ये कार्यक्रम बड़ा भव्य आयोजन किया गया है, जबकि पूजन और अन्य कार्यक्रम जो है वो 2 जनवरी तक जारी रहेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल प्रतिष्ठा द्वादशी जो है वो 31 दिसंबर को पड़ रही है और इसी दिन राम मंदिर में विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जाएंगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। राम मंदिर में होने वाले पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान जगत गुरु माधवाचार्य की देखरेख में संपन्न कराया जाएगा और मंदिर प्रशासन के अनुसार विधि विधान के साथ सभी धार्मिक क्रियाएं की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक अनुभव मिल सके। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के अयोध्या से है, जहां पर राम मंदिर के 2 साल पूरे होने के बाद से जश्न का माहौल है। 31 दिसंबर को राम मंदिर में जश्न होना है और ऐसे में अयोध्या में आज से जश्न का माहौल शुरू हो गया है और 31 दिसंबर को राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ है और अयोध्या में आज से शुरू होगा अनुष्ठान। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अयोध्या में आज से अनुष्ठान शुरू हो रहा है और राम मंदिर के 2 साल पूरे होने के बाद से जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है और 31 दिसंबर को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो जाएंगे और ऐसे में भव्य आयोजन किया गया है और इस आयोजन में ज्यादा जानकारी के साथ अयोध्या से हमारे संवाददाता रघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं और उनसे बातचीत करते हैं कि कितनी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि भव्य आयोजन होने वाला है। क्या कुछ अपडेट है रघवेंद्र जी?
जी अनिता जी, पहले तो ये बताना चाहूंगा, एबीसी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो यहाँ का कार्यक्रम है पूरी जोर शोर से चालू कर दिया गया है और चंपत राय जी खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो तैयारियों को लेकर व्यापक व्यवस्था कर दी गई है और राम मंदिर को पूरी तरीके से सजाया भी जा रहा है, अंदर पूरी तैयारी की जा रही है। और यहाँ पे जो है तृप्ति साख्या भी आ रही है, अनूप जलोटा जी आ रहे हैं, अपने जो है भजन कीर्तन से लोगों को यहाँ मुग्ध करेंगे। तो कहीं कहीं लेकर के व्यापक व्यवस्था करके राजनाथ सिंह भी कर पहुंचेंगे यहाँ पर और वो भी उसका उद्घाटन करेंगे। तो उसको कल व्यापक तैयारी यहाँ पे कर दी गई है। अब केवल आज से कार्यक्रम चालू हो गया है। जी बिल्कुल, अगर मैं ऐसे में बात करूं कि श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी उमड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि भव्य आयोजन होने वाला है, और श्रद्धालुओं की संख्या कितनी होगी, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी आपको बताते चले, रामनगरी अयोध्या में रही बात सुरक्षा व्यवस्था, तो व्यापक व्यवस्था कर दी गई है। हर बैरियर बनाए गए, बैरिकेटिंग कर दी गई है कि अगर काफी भीड़ आएगी तो उनको जाने के लिए व्यवस्थाओं में अलग अलग दर्शन पूजन करेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। तो व्यवस्थाओं में व्यापक और खुद मॉनिटरिंग का जो सूबे के मुखिया योगदान कर रहे हैं, तो यहाँ पे शासन की व्यवस्था को लेकर के व्यापक तैयारियां कर दी गई है। और रही बात भगवान राम की नगरी अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी अयोध्या है, क्योंकि और यहाँ जितने लोग हैं जो आ रहे हैं, यहाँ पे भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो क्योंकि कहा भी गया है कि जा पर कृपा राम कर हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। तो चाहे चारों धाम घूमेगा कोई भी होगा, उसको रामनगरी अयोध्या आना है तभी कल्याण होता है। तो यहाँ की जो व्यवस्थाओं को लेकर के यहाँ पे व्यापक व्यवस्था कर दी गई है। यहाँ लगभग 1.5 से 2 लाख लोग पर डे यहाँ रामनगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं इस समय। बिल्कुल, ऐसे में राघवेंद्र जी, यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ी है, तो क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है इस आयोजन को लेकर? जी आपको बताया चले, नगर निगम की व्यवस्थाएं कर दी गई है, लेकिन जितनी संख्या आ रही वो कहना हो उतना व्यवस्था नहीं कर दी गई है। गैस सिलेंडर भी लगाए गए हैं, अलाव की व्यवस्था कर दी गई है, रन बसेरे भी बनाए गए हैं, लेकिन पब्लिक ज्यादा आने के कारण यहाँ पे होटल की व्यवस्था भी बहुत है। तो इसलिए इसे कहीं ना कहीं व्यवस्था सही ढंग से चल पा रही है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नगर निगम ने यहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं कर रखी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया राघवेंद्र जी। तो वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 राज्यों का दौरा है। कर्नाटक, गोवा और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। 27 से 30 दिसंबर तक दौरे पर रहेंगी। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 3 राज्यों का दौरा है। गोवा, कर्नाटक और झारखंड के दौरे पर रहेंगी और 27 से 30 दिसंबर तक दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से गोवा, कर्नाटक और झारखंड के अपने 4 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर रवाना होने वाली हैं। और राष्ट्रपति भवन द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो 27 दिसंबर को शाम को सबसे पहले गोवा के लिए प्रस्थान करेंगी और इस दौरान वो मुख्य आकर्षण 28 दिसंबर को अपने समृद्धि यात्रा करेंगी, जब वो कर्नाटक के लिए रवाना होंगी। उसके बाद से बता दें कि ये यात्रा सामरिक और नौसेना दृष्टि के अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कारवार का सी बोर्ड नौसैनिक अड्डा भारत के सबसे बड़े नेवल बेस में है। और ऐसे में राष्ट्रपति की इस यात्रा का उद्देश्य भारतीय नौसेना की क्षमताओं का अवलोकन करना है और सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ाना है। 4 दिवसीय दौरे के अगले चरणों में वो झारखंड का भी दौरा करेंगी, जहां वो विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। नौसेना का बेस पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण बेस है और यहाँ पर नौसेना के कई युद्धपोत और पनडुब्बियां तैनात है। और इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू इसी साल अक्टूबर महीने वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल पर भी उड़ान भर चुकी हैं। और ऐसे में ये बेहद ही खास माना जा रहा है, क्योंकि गोवा, कर्नाटक और झारखंड के दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 27 से 30 दिसंबर तक ये दौरा रहेगा। और ऐसे में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 राज्यों के दौरे को लेकर तैयारियां बेहद ही खास की गई हैं। तो वहीं बिहार के सीएम नीतीश कुमार के काफिले में शामिल गाड़ी ने ट्रैफिक डीएसपी को टक्कर मार दी है और मुख्यमंत्री के शामिल होने के बाद से गाड़ी में ड्यूटी में तैनात डीएसपी को पीछे से टक्कर मार दी गई, जिसमें उन्हें चोट लगी और वो बाल फिलहाल बच गए हैं। मौके पर मौजूदा पुलिसकर्मियों ने किसी तरह से डीएसपी को संभाला है। वहां मौजूदा पुलिस वालों को तरफ से गाड़ियों के पीछे से हाथ मार के रोका गया, नहीं तो अनहोनी होने की संभावना थी। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी के प्रकाश पर्व में आए हुए थे और इस दौरान सुविधाओं का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। और इसी दौरान जब मुख्यमंत्री समिति के बने प्रकाश पुंज के पास पहुंचे, वॉच टावर का निरीक्षण कर रहे थे, तभी ड्यूटी पे तैनात ट्रैफिक डीएसपी को मुख्यमंत्री के कारकेड में शामिल स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। डीएसपी मौके पर ही गिर पड़े, हालांकि वो सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो वहीं देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो पे
बड़े पैमाने पर उड़ान रद्द होने के मामले की जांच करने वाली 4 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट विमानन नियामक डीजीसीए को सौंप दी है और एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी दी है। डीजीसीए के संयुक्त महानिदेशक की अध्यक्षता में इस समिति का गठन 5 दिसंबर को किया गया था। समिति को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो उन परिस्थितियों की व्यापक समीक्षा करे जिनकी वजह से इंडिगो की सैकड़ों उड़ानें कई दिनों तक रद्द हुई थी। अधिकारी ने कहा है कि जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट डीजीसीए को सौंप दी है। खबरों की माने तो रिपोर्ट की प्रांतीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू और नागर विमानन सचिव इस कार्यालय को भेजी गई है। हालांकि रिपोर्ट की निष्कर्षता का ब्यूरो अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है और इस महीने के शुरुआती सप्ताह में इंडिगो की उड़ानें बड़े पैमाने पर निरस्त हुई थी और इस दौरान एक दिन में 1600 से अधिक उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी थी और इसके अलावा बड़ी संख्या में उड़ानें कई घंटों की देरी से भी रवाना हुई। इससे देश भर के हवाई अड्डों पर यात्रियों को परेशानियां झेलनी पड़ी थी। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अब दुनिया में आतंकवाद का तरीका बदल रहा है और आतंकवादी तकनीक का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में हमें भी पहले से तैयारी और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना होगा। अमित शाह ने नई दिल्ली में एंटी टेररिज्म कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन कार्यक्रम में 2 अहम डेटाबेस और क्राइम मैनुअल लॉन्च किया। इन्हें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से तैयार किया गया है और इसका इस्तेमाल देश की जांच और सुरक्षा एजेंसियां करेंगी। उन्होंने सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों से कहा कि वो अपनी टीम बनाकर इसे मैनुअल को जांच और केस चलाने के लिए जरूर पढ़वाएं और समझाएं। शाह ने कहा है कि आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन शेयर करना सबसे अहम हथियार होगा। उन्होंने कहा कि ये डेटाबेस सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को मजबूत करेगा और संगठित अपराध के आतंक को एक दूसरे से जोड़ देता है और ऐसे में कई बार अपराधी जो हैं वो बड़ा घटनाओं को देते हैं। ऐसे में कई बार अपराधी जो है पहले फिरौती और वसूली करते हैं, लेकिन जब वो देश से बाहर चले जाते हैं तो आतंकी संगठनों से जुड़े होते हैं और अपराध से मिले पैसे से देश में आतंकी गतिविधियां फैलाते हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है और आतंकवाद को लेकर अमित शाह लगातार बड़े फैसले लेते रहते हैं और ऐसे में एक बार फिर से क्राइम मैनुअल लॉन्च किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया है कि अब और खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से खराब हो गई है। प्रदूषण एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज सीबी के मुताबिक कई इलाकों में AQI जो है वो 400 से ऊपर दर्ज किया गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। और ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सुबह 6 बजे विवेक बिहार की अगर बात की जाए तो AQI जो था वो 424 दर्ज हुआ है। आनंद बिहार की बात की जाए तो 410 रहा, बवाना की बात की जाए तो 404 और जहांगीरपुरी में 417 रहा है। और ये सभी इलाके गंभीर श्रेणी में हैं। हवा खराब होने की वजह से लोगों को सांस लेने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, आंखों में जलन और गले में खराश जैसी समस्याएं हो रही हैं। CQM ने दिल्ली NCR में ग्रेप 4 की पाबंदी हटा दी है, लेकिन ग्रेप 1, 2 और 3 की सख्ती से पालन जारी है। तो वहीं अक्षरधाम इलाके में AQI जो है वो 410, नोएडा में AQI जो है 300 के पार पहुंच गया है। ऐसे में गाजियाबाद में भी AQI जो है वो 300 से ज़्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में घने कोहरे के साथ शीतलहर का कहर और बढ़ेगा। खास करके सुबह शाम के वक्त कोहरा छाने से विजिबिलिटी जो है वो बेहद ही कम रहेगी। उत्तर पूर्वी भारत में समुद्री तल से 12.6 किलोमीटर ऊपर करीब 125 समुद्री मील की गति से पश्चिमी जेट स्ट्रीम चल रहा है और ऐसे में अब लगातार दिल्ली की जो हवा है वो बेहद ही खराब बनी हुई है। 30 दिसंबर के आसपास पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में ये पूरी तरह से एक्टिव हो गया है। तो वहीं हिमालय में भी लगातार हो रही बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। यूपी के कई जिलों में घने कोहरे छाए हुए हैं और इसके चलते 10 मीटर तक विजिबिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश के 31 शहरों का पारा जो है वो 8 के नीचे रिकॉर्ड किया गया है। झारखंड के अगर बात की जाए तो यहाँ पे 1.7 है। और इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं विवेक, और उनसे बातचीत करते हैं कि मौसम का क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और कई विवेक, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज अपडेट है। पहले तो मैं यूपी की बात कर लेती हूँ, क्योंकि यूपी में कड़ाके की ठंड है, कई जिलों में घने कोहरे देखने को मिल रहे हैं। तो क्या कुछ मौसम का अपडेट है अभी?
मौसम की अपडेट की बात कर लिया जाए, इस वक्त गोरखपुर में 16 से 17 डिग्री सेल्सियस की जो कड़ाके की और तेज हवा, ठंड हवा के साथ जो ठंड दस्तक दे चुकी है, इस ठंडक से काफी लोग जो है इस वक्त अपने घरों में रजाई के अंदर पड़े हुए हैं। और ऐसे में बात कर लिया जाए बाहर, बहुत विशेष काम अगर लोगों को पड़ा तो ही बाहर निकल रहे हैं। और इस वक्त गोरखपुर की बात कर लिया जाए, गोरखपुर में 7 तहसीलों हैं और उन 7 तहसीलों क्षेत्रों में शहर से थोड़ा ग्रामीण क्षेत्रों की बात किया जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कड़ाके की ठंड पड़ी और ऐसे इस कड़ाके की ठंड में लोग जो है बचाव के साथ बाहर निकल रहे हैं। और बात किया जाए इस ठंड में समाज सेवकों को, तो लगातार समाज सेवकों के द्वारा जो है कंबल वितरण का भी कार्यक्रम लगातार आयोजन किया जा रहा है। जगह जगह अलाव जलाने की पूरी तरह से तैयारी चल रही है। लेकिन बात कर लिया जाए कि घगसरा नगर पंचायत जो कि सहजनवा तहसील क्षेत्र का एक हिस्सा है और ये बॉर्डर का छोर है, यहाँ पे अलाव की व्यवस्था नगर पंचायत की कहीं ना कहीं पूरी तरह से वो जो जिम्मेदार है नगर पंचायत के, उनके लापरवाही का शिकार माना जा रहा है। क्योंकि अभी बहुत ग्रामीण रूरल क्षेत्र में कुछ ऐसे गांव हैं, ऐसे वार्ड हैं जहां पे इस कड़ाके के ठंड में भी कोई भी नगर पंचायत के द्वारा अलाव की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी, ऐसे में जो बच्चे हैं उनको लेकर क्या स्कूली टाइमिंग चेंज हुई है? स्कूली टाइमिंग तो चेंज हो गई है, लेकिन अभी भी जो है स्कूल जो है 25 तारीख के बाद से जो है बंद हो गए हैं और टाइम भी चेंज कर दिए गए हैं। क्योंकि पहले सुबह 7 बजे जो बच्चे घर से निकल के देखा जाए इस कड़ाके के ठंड में लोग 9 बजे 10 बजे के बाद, लेकिन अभी सरकार के जो पहल रहा उस पे कुछ स्कूल, प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की पूरी तरह से तैयारी हो चुकी है। लेकिन जो भी अगर बात कर लिया जाए इस ठंड में, तो कहीं ना कहीं इस ठंड का असर जो है इस वक्त सबसे खतरनाक है। क्योंकि जो बर्फीली हवाएं जो है बहुत ही तेजी से बह रही, और इस हवा में इस ठंडी से बचाव के लिए लोग जो है काफी तैयारियों के साथ घर से निकल रहे हैं। ऐसे में कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं जो थोड़ी इस ठंड को लेकर के थोड़ी सी जानकारी देंगे। क्या कहेंगे आकाश जी, इस कड़ाके के ठंड में जो है इस वक्त बहुत तेजी से ठंड पड़े, ऐसे में क्या व्यवस्था है गवर्नमेंट की और इस गोरखपुर क्षेत्र? पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। रही ठंडी की बात, ठंडी में आपके यहाँ 16-17 डिग्री चल रही है और हमारे नगर पंचायत में अलाव की बिल्कुल व्यवस्था नहीं की गई है। जी, अगर आपके न्यूज चैनल के द्वारा अगर सुन रहे हैं वो हमारी बात, निवेदन करूंगा कि कम से कम ग्रामीण क्षेत्र में और जो शहरी मार्केट क्षेत्र है वहाँ पे कुछ लकड़ी की व्यवस्था कराया जाए ताकि जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, कम से कम ठंड से सुरक्षित रहे। धन्यवाद आकाश जी। तो आपने देखा कि आकाश जी क्योंकि अभी बहुत सारे तहसील क्षेत्र ऐसे हैं और खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी लापरवाही देखी जा रही है। क्योंकि ये सीएम का गृह जनपद है और उनके गृह जनपद में इस तरह के जो तहसील के जो जिम्मेदार हैं, नगर पंचायत के जो जिम्मेदार हैं, उनके तरफ से ये बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल। अगर मैं ऐसे में बात करूं कि जो बेसहारा लोग हैं, जो बेघर लोग हैं, रैन बसेरे को लेकर, अलाव को लेकर क्या कुछ व्यवस्था हुई है विवेक जी? रैन बसेरे की बात कर लिया जाए, शहर में लगातार चकाचौंध की व्यवस्था देखने को मिली। क्योंकि शहर में सभी अधिकारी इस कड़ाके के ठंड में लगातार रैन बसेरों का निरीक्षण कर रहे हैं और साथ ही साथ जो वहां अलाव की व्यवस्थाएं जो है शहरों में बहुत बेहतर तरह से देखने को मिल रही है। लेकिन बात कर लिया जाए जहां पे आवश्यकता है, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में और शहर से कुछ ही दूरी की बात कर लिया जाए, शहर से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित जो बस्ती है, उस बस्ती में भी अभी पूरी तरह से अलाव की व्यवस्था हर जगह देखने को नहीं मिल रही है। सहजनवा नगर पंचायत की बात कर लिया जाए, गोला की बात कर लिया जाए, ऐसे में बहुत सदर तहसील क्षेत्र की बात कर लिया जाए और जिले की बात कर लिया जाए, तो ऐसे सभी रैन बसेरों पे निरीक्षण किया जा रहा है और सारी व्यवस्था जो है लगातार जिम्मेदारों के द्वारा लगातार वहां जो है निरीक्षण किया जा रहा है। उनकी कमियों को लेकर के उस पर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। क्योंकि जो रैन बसेरे में दूर दराज से जो लोग आकर के ठहरे हुए हैं, उनको इस कड़ाके की ठंड से जो समस्या न हो, उस समस्या को देखते हुए जिम्मेदार लगातार
उनको जो है उनकी सारी बातों को जो है सुन रहे हैं और उस पर तत्काल उनकी जो भी जरूरत की चीजें उसकी मुहैया कराई जा रही। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विवेक जी। बता दें कि यूपी में लगातार तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया विवेक जी। जी जी ओके। बता दें कि तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, श्रीनगर और हरियाणा की ये तस्वीरें हैं और देख सकते हैं कि कड़ाके की ठंड किस तरह से देखने को मिल रही है। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच रविवार को बड़ी बैठक हुई है और इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं और ये मुलाकात रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे खूनी युद्ध को खत्म करने की दिशा में सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। जेलेंस्की का मानना है कि नए साल से पहले बहुत कुछ तय किया जा सकता है। वर्तमान में एक 20 सूत्रीय शांति ढांचा तैयार किया जा रहा है जो लगभग 90% पूरा हो चुका है और इसके साथ ही अमेरिका और यूक्रेन के बीच सुरक्षा गारंटी को लेकर भी एक समझौता करीब करीब तय है। अमेरिका इस युद्ध को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे घातक संघर्ष बन गया है। यूक्रेन इस बार अपनी सुरक्षा को लेकर बहुत सतर्क है। जेलेंस्की ने बताया है कि अमेरिका ने 15 साल के सुरक्षा समझौता का प्रस्ताव दिया है जिसे आगे बढ़ाया जा रहा है और लेकिन यूक्रेन इसे और लंबी अवधि के लिए चाहता है। यूक्रेन ऐसे कानून और ठोस वादे चाहता है जिससे भविष्य में रूस फिर से हमला ना कर सके और हालांकि बातचीत में सबसे बड़ी बाधा जमीन का मुद्दा है। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।